जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए साइंस की क्लासेस डिस्कस कर रहे थे और ये हमारी क्लास नाइन्थ है। ठीक है, इससे पहले हम 8 क्लासेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उनके वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड किए जा चुके हैं, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। प्रॉपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, और अपने नोट्स अच्छे से बनाइएगा। आइए इस वीडियो में देख लेते हैं। इस वीडियो के अंदर हम परमाणु क्रमांक को डिस्कस करेंगे। राइट, परमाणु क्रमांक देखिए क्या होता है कि किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। इट मीन्स अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करें कि परमाणु क्रमांक एक्चुअल में होता क्या है, तो परमाणु क्रमांक जो है वो होता है क्या, वो होता है आपका प्रोटॉन की संख्या। हाँ, प्रोटॉन की संख्या भी होता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ से आप अगर रिलेट करना चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लीजिएगा, इस वाली डेफिनेशन को। क्या कि परमाणु क्रमांक आप किसे बोलेंगे, जहाँ पर किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉन्स की संख्या या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। आइए अब हम परमाणु द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। तो देखिए, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। इट मीन्स द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या बराबर होती है किसके, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, ये तो आपका एक फॉर्मूला हो गया, न्यूट्रॉन की संख्या। राइट, इसके अलावा द्रव्यमान संख्या जो है वो इक्वल होती है किसके, परमाणु संख्या, क्योंकि प्रोटॉन्स की संख्या को परमाणु संख्या भी बोलते हैं। राइट, सो परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। राइट, इसके अलावा आपको पता है कि परमाणु संख्या में कौन कौन शामिल होता है, प्रोटॉन भी शामिल होता है और इलेक्ट्रॉन भी शामिल होता है। तो इस हिसाब से जो आपकी द्रव्यमान संख्या है वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। राइट, क्लियर। तो ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए साथियों, अब हम बात करते हैं किसका, संयोजी इलेक्ट्रोड की। तो संयोजी इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन आप देख लीजिए। ठीक है, क्या है डेफिनेशन, डेफिनेशन है कि किसी तत्व के परमाणुओं द्वारा रासायनिक संयोग में स्थानांतरण या साझे में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों को उस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर। तथा जिस कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे संयोजी कोष कहा जाता है। राइट, क्लियर है साथियों। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख लीजिए। पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो लिख लीजिए। राइट, पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट है समान समान संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले, समान संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों के रासायनिक रासायनिक गुण समान होते हैं, समान होते हैं। क्लियर। सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए। सेकेंड पॉइंट है कि ऐसे तत्व जिनके परमाणुओं जिनके परमाणुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन
की संख्या 1, 2, 3 होती है, धातु कहलाते हैं। ठीक है, धातु कहलाते हैं। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि अगर किसी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 है तो वो क्या कहलाएंगे, वो आपकी धातु कहलाएंगी। ठीक है, और अगर संख्या क्या हो 4, 5, 6 और 7, तो ऐसे तत्व जो है वो क्या कहलाएंगे, आपकी अधातु कहलाएंगे। ठीक है, आए समझ में आपको? ये 2 पॉइंट्स आपको विशेषकर याद रखना है कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 1, 2, 3 है तो धातु, और 4, 5, 6, 7 है तो अधातु। क्लियर? इसके अलावा समान संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले जो तत्व होंगे उनके रासायनिक गुण गुण जो है वो हमेशा समान होंगे। राइट, तो ये 2 पॉइंट्स आप याद रखेंगे। ठीक है, आइए तो हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। ये देखिए, आगे हम समस्थानिक की बात करते हैं। समस्थानिक को हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। तो कई बार इंग्लिश में भी लिख के आ जाता है, तो लिख लीजिए आइसोटॉप्स। ठीक है, आइसोटॉप्स इनको बोला जाता है। और इनकी डेफिनेशन की बात करें तो एक ही तत्व के परमाणुओं को जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे परमाणु संख्या वर्ड आया है, तो परमाणु संख्या तो आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की संख्या। किसकी? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड किसकी? प्रोटॉन्स की संख्या को आप परमाणु संख्या बोलते हैं। जबकि द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या होती है इलेक्ट्रॉन प्लस, सॉरी, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। राइट, यही बोलते हैं। क्लियर? तो आप समस्थानिक को जान क्या कैसे लिखेंगे? देखो, समस्थानिक का मतलब क्या है कि जो तत्व है उसके परमाणुओं को जिनकी परमाणु संख्या तो समान होगी लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है वो अलग अलग होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम हाइड्रोजन की हम बात करें, किसकी? कार्बन की। ठीक है, हम अगर कार्बन की बात करते हैं, क्लियर, किसकी बात कर रहे हैं हम कार्बन की बात कर रहे हैं। तो कार्बन की अगर हम बात करें तो देखिए, कार्बन का अगर समस्थानिक की बात करें तो इसका समस्थानिक होगा, देखो इसका परमाणु क्रमांक तो 6 होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या होगा? 6। लेकिन इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो चेंज होगा। जैसे ये C612। ठीक है, ये यहाँ 6, ये 13, ये हो गया आपका 14, ऐसे आगे तक। तो ये कार्बन के समस्थानिक है। तो यहाँ पर आपको देखो ये 6 जो नज़र आ रहा है ना, ये जो आपको 6 नज़र आ रहा है, ये है आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, इट मीन्स परमाणु संख्या। ठीक है, क्लियर है? आया इतना समझ में? और इसके अलावा जो आपको 12, 13, 14 ये जो नज़र आ रहे हैं ये आपके हैं द्रव्यमान संख्या, मॉस नंबर बोलते हैं जिसे, द्रव्यमान संख्या। क्लियर है? सिमिलर ये तो कार्बन के हो गए। अगर हम बात करें किसकी, हम अगर हाइड्रोजन के समस्थानिक्स की बात करें तो इसमें देखिए 1H1, 1H2, 1H3। तो यहाँ पे ये जो ऊपर लिखे हैं ये क्या है? आपके मॉस नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या, और ये क्या है? आपकी परमाणु संख्या। सिमिलर जैसे कि अगर हम बात करें किसकी, नियोन की, तो नियोन का परमाणु क्रमांक होता है 10। नियोन का परमाणु क्रमांक 10, तो Ne20। अब देखिए, ये परमाणु क्रमांक हमको कैसे मालूम चल रहा है? इसके लिए एक पेरियोडिक टेबल होती है, वो आपको याद करनी होती है। ठीक है, तो आप पेरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे तो आपको ये सारे पता चल जाएगा कि हीलियम नंबर 1 पे आता है, हाइड्रोजन 2 पे आता है, कार्बन 6 पे आता है, नियोन 10 पे आता है। ये वहीं आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आप देखिए, आपके पास पेरियोडिक टेबल हो तो उसको देखिए, उसको पढ़िए, याद करिए। ठीक है, 10 and 21 हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 22 लिख लीजिए। तो ये क्या होगा? ये हो गए आपके किसके? न्यून के क्या हो गए? न्यून के हो गई ये समस्थानिक, आइसोटॉप्स। राइट, समस्थानिक्स। क्लियर है?
ये आपको समझ में आया? देखो हमने कार्बन का आपको बताया, हाइड्रोजन को बता दिया, न्यून का बता दिया, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन के भी होते हैं, तो ऑक्सीजन का आपको पता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है, राइट। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। तो यहाँ इसको लिख देते हैं, ये लीजिए नंबर 4 ऑक्सीजन का ले लें, तो ऑक्सीजन का तो 8 होता है, तो 8 यहाँ आप लिख लीजिए। इसका परमाणु द्रव्यमान जो है वो 16 ले लिया, ठीक है। फिर ये 17 हो जाएगा, ये इसके बाद ये जो है वो 18 हो जाएगा, राइट। देखिए जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं है ना, उसको थोड़ा सा इशू आता है, तो जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं होता हम उनको यही सलाह देते हैं कि जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको याद कर लीजिए, क्योंकि याद करने से आपको ये बेनिफिट है कि पेपर में आएगा तो आप जैसे तैसे उसको सॉल्व तो कर पाएंगे ना। अगर आप समझने के लिए बैठे रहेंगे तो फिर आपको जो है पूरी 12th की केमिस्ट्री और 12th की फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, 11th की केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाइए कि हमें समझ में नहीं आ रहा है या ये नहीं, तो जो समझ में नहीं आ रहा है उसको रट लीजिए, समझ में आ रहा है वेल एंड गुड, राइट। क्योंकि यहाँ पर अगर आप रट लेंगे तो आपको ये तो है ना कि आपको रट लेंगे तो आपको जब सवाल आएगा सामने तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से इनका यूज़ होता है, ठीक है। और आपको इनका नंबर, अगर आपको पता करना है कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु भार कैसे कितना होता है, जैसे 6 का हमने सी का सॉरी कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो हमने 6 लिखा, ठीक है। पर कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना? 6 लिखा। हीलियम का 1 लिखा, सॉरी हाइड्रोजन का 1 लिखा, हीलियम का 2 होता है, ठीक है। नियोन का 10 लिखा, ऑक्सीजन का 8 लिखा। ये परमाणु क्रमांक कहाँ से मालूम चला? ये पीरियोडिक टेबल से मालूम चला, तो आप जाके देखिए उसको, ठीक है। आपको मिल जाएगी, गूगल पर सर्च करिएगा, वहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको समस्थानिक समझ में आ गए होंगे। आइए अब हम संभारिक पे आ जाते हैं, ठीक है। तो जो समस्थानिक होता है उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? संभारिक हो जाएगा। और इसको हम आइसोबार्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो बार्स, राइट। क्या बोलते हैं? आइसोबार्स इसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होगी परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होंगे संभारिक कहलाएंगे, ठीक है। देखिए संभारिक और समस्थानिक में अगर आप ध्यान भूल जाएं तो संभारिक, यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है? यहाँ पे वर्ड आ रहा है भार। भार का मतलब क्या होता है? वेट। वेट इट मीन्स क्या हो जाएगा? मॉस, मतलब द्रव्यमान। तो अब आप याद रख पाएंगे कि संभारिक में कौन समान होगा? द्रव्यमान संख्या समान होगी और परमाणु क्रमांक जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। आगे समझ में आपको क्लियर? आगे देखिए जरा थोड़ा सा। देखिए इसके एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं, तो देखिए इसके एग्जांपल्स लिख लीजिए। एग्जाम्पल है इसका, देखिए जैसे हीलियम है, हीलियम का 2 होता है। तो यहाँ पे इसके हीलियम की अगर हम संभारिक की बात करें तो ये हीलियम का संभारिक हो जाएगा, ठीक है। देखो परमाणु क्रमांक 2 है और द्रव्यमान संख्या 3 है, ठीक है। तो अलग अलग हो गए। सिमिलर जैसे आर्गन की हम बात करें तो आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है और द्रव्यमान जो है वो क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो देखो परमाणु क्रमांक अलग, द्रव्यमान संख्या जो है वो अलग, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम का 19 होता है परमाणु क्रमांक और ये इसका द्रव्यमान संख्या 40 हो गई, ठीक है। जैसे कि हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का Ca होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है और परमाणु भार जैसे हम द्रव्यमान संख्या बोलते हैं तो कितना हो जाएगा? इसका 40, राइट। इसके अलावा देखिए हम किसकी बात करें? अ, हम बात करें टाइटेन Te, इसका कितना होता है? 52 होता है टाइटेनियम का, राइट। और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो, द्रव्यमान संख्या कितनी? 130, ठीक है। तो ये सारे संभारिक की एग्जाम्पल है, ठीक है। तो संभारिक की कई बार जो है डेफिनेशन भी पूछी जाती है, कई बार एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल्स याद कर लीजिएगा। बाकी आपको जो है वो MCQs दिए जाएंगे, तो उसमें जो एग्जाम्पल्स आएंगे उनको आप याद कर लीजिएगा। ज़्यादातर रिपीटेड एग्जाम्पल्स ही आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, तो आप इनको याद कर पाएंगे, ठीक है। ये हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, ठीक है। क्लियर है? आगे इतना समझ में आपको? ये संभारिक के एग्जाम्पल्स हैं। क्या है देखो यहाँ पर डिफरेंस है किस किस के बीच में। उसने क्या बोला है कि परमाणु क्रमांक अलग होगा
और द्रव्यमान संख्या समान होगी। देखो इनकी द्रव्यमान संख्या समान है, देखो इन तीनों की। इसके आगे और भी इनकी ऐसे कई और होंगे जिनके परमाणु द्रव्यमान जो है वो समान होगा, 130 130 होगा। इसका 3 है, आगे भी 3 होगा। ठीक है, तो ज़्यादा एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस नहीं करें हैं, फिलहाल इतना ही आप लिख लीजिए। ठीक है, जितना डेटा इम्पोर्टेंट है और जितना एग्जाम ओरिएंटेड है उतना ही आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है, ज़्यादा आपको फालतू का डेटा नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें आपकी एमसीक्यूज के अंदर डिस्कस कर दी जाएंगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, देखिए अब आप प्लांक का क्वांटम सिद्धांत देख लीजिए। क्या प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, राइट। तो देखिए प्लांक का क्वांटम सिद्धांत जो है वो उन्होंने दिया था E बराबर एच बी। क्या है? E बराबर एच बी, राइट। जहां पर E जो है वो एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। ठीक है, जिसे हम ऊर्जा बोलते हैं, राइट। और H यहाँ पर जो है वो प्लांक नियतांक है। क्या है? प्लांक नियतांक है। और इसकी अगर वैल्यू की बात करें नियतांक की, तो वैल्यू है इसकी 6.620 इंटू 10⁻⁻34, राइट। और इसके अलावा यहाँ जो भी है वो आपका आवृत्ति है, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, क्या है आपकी? आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ही आपको याद रखना है, बाकी इसका सिद्धांत आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आपका हो गया। आइए आगे की तरफ अब हम रेडियो एक्टिवता की बात करते हैं। तो रेडियो एक्टिवता हम वैसे फिजिक्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, सेम वही है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, देखिए रेडियो एक्टिवता क्या है कि किसी पदार्थ से स्वतः ही आदृश्य, यहाँ पे आदृश्य है, आदृश्य, जस्ट 1 मिनट, अदृश्य, अदृश्य किरणों की उत्सर्जित होते रहने की परिघटना को रेडियो एक्टिवता कहते हैं, तथा ऐसे पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और इनसे निकलने वाली तरंगों को रेडियो एक्टिव तरंगें कहते हैं। क्लियर है, तो ये आपको समझ में आ गया। इसकी खोज 1896 में हेनरी बैक्यूरेल, और इसमें मैडम क्यूरी भी शामिल थी, लेकिन वो गामा किरणों के साथ शामिल थी। तो वैसे आप 1896 में रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बैक्यूरेल साहब ने करी थी, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्लियर है, आगे आपको समझना, फिजिक्स के अंदर भी यही बताया था कि किसी भी पदार्थ से अगर अपने आप जो है वो अदृश्य किरणें निकल रही हैं, लगातार उत्सर्जित हो रही हैं, बंद ही नहीं हो रही हैं, तो ऐसी घटना को हम रेडियो एक्टिवता कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, और इस टाइप के जो पदार्थ होते हैं उनको हम रेडियो एक्टिव पदार्थ बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की बात अगर अगर हम करें कि रेडियो एक्टिव पदार्थ होते कौन से हैं, तो एग्जाम्पल्स में जैसे कि आपने यूरेनियम का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? यूरेनियम का नाम सुना होगा आपने। यूरेनियम के अलावा आपने थोरियम का नाम सुना होगा, राइट। तो यूरेनियम, थोरियम, ये सब क्या है? मोनोजाइट का नाम सुना होगा आपने, मोनोजाइट। ये सभी की सभी जो है वो किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये रेडियो एक्टिव पदार्थों के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है, आप देखिए ये जो रेज निकलती हैं ना रेडियो एक्टिव पदार्थ से, ये 3 टाइप्स की निकलती हैं। ठीक है, 3 टाइप्स की रेजेस हम ऑलरेडी आपके साथ फिजिक्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन सी? गामा, अल्फा और बीटा। ठीक है, 3 ही टाइप की जो है किरणें निकलती हैं। कौन सी? अल्फा, बीटा और गामा। देखिए ये रही आपकी रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। ये ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जहां हम फिजिक्स पढ़ रहे थे वहां पर डिस्कस कर चुके हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, वहां आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ पर हम बार बार एक ही चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है, तो उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। आइए अब हम आगे देखें, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए आप, नाभिकीय विखंडन। क्या? नाभिकीय विखंडन नेक्स्ट आपका टॉपिक है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन होता क्या है? जरा लिखिए, नाभिकीय विखंडन क्या होता है?
देखिए नाभिकीय विखंडन होता है वह प्रक्रिया जिसमें जिसमें एक भारी नाभिक एक भारी नाभिक दो छोटे छोटे नाभिक में नाभिक में टूट जाता है तथा अपार ऊर्जा का सृजन करता है, मतलब उत्पन्न करता है, सृजन करता है। तो यह घटना नाभिकीय विखंडन कहलाती है। राइट, क्या कहलाती है? नाभिकीय विखंडन कहलाती है। राइट, क्लियर है? जैसे कि इसके एग्जांपल्स में, अगर नाभिकीय विखंडन के एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो आपको न्यूक्लियर रिएक्टर मिल जाएगा। इसके अलावा आपका नाभिकीय विखंडन में आपको मिल जाएगा क्या? परमाणु बम, एटॉमिक बम। ठीक है, एटॉमिक बम जो होते हैं वो किस पे चलते हैं, किस पे काम करते हैं? वो आपके करते हैं किस पे? नाभिकीय विखंडन पर। क्लियर है? जबकि हाइड्रोजन बम होता है वो आपका नाभिकीय संलयन पे काम करता है। जो सूरज के अंदर जो ऊर्जा एनर्जी बनती है वो नाभिकीय संलयन से बनती है। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर भी नाभिकीय विखंडन का ही यूज होता है। ठीक है, देखिए हेडिंग डाल लीजिए न्यूक्लियर रिएक्टर, तो हम न्यूक्लियर रिएक्टर को भी समझ लेते हैं। राइट, न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर लिखिए ज़रा, लिखिए यह एक विशेष प्रकार की भट्टी है जिसमें हम यूरेनियम का यूज़ करते हैं, U-235। ये यूरेनियम का एलिमेंट है U-235, जिसमें यूरेनियम 235 का नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन कराया जाता है, कराया जाता है। ठीक है, और देखिए नाभिकीय विखंडन तो कराया जाता है, लेकिन इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है? इसको कंट्रोल किया जाता है कैडमियम की छड़ से। किससे कैड नियंत्रित किया जाता है इसको? कैड, जस्ट 1 मिनट, इसको देखो क्या लिखा अपन ने कि देखो एक विशेष प्रकार की भट्टी होती है, इसमें यूरेनियम डला होता है और यूरेनियम से नियंत्रित नाभिकीय विखंडन कराया जाता है। अगर अनियंत्रित होगा तो फिर विस्फोट हो जाएगा। तो नियंत्रित करने के लिए उसके अंदर, भट्टी के अंदर क्या होता है? कैडमियम, क्या? कैडमियम की छड़ रखी जाती है। कैडमियम की छड़ जो है वो क्या कार्य करती है? कैडमियम की छड़ जो है वो काम करती है न्यूट्रॉन्स को अवशोषण का। ठीक है, न्यूट्रॉन्स के अवशोषण का काम किसके द्वारा किया जाता है? कैडमियम के द्वारा। तो क्या होता है कि मान लीजिए ये यूरेनियम 235 है, ये एट ए टाइम में कितने न्यूट्रॉन्स निकालता है? 3 न्यूट्रॉन्स निकालता है। ठीक है, अब इसमें से 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, 1 2 3, ये 1, ये 2 और ये 3। तो कैडमियम की छड़ क्या करेगी? इन 2 न्यूट्रॉन्स को क्या कर लेगी? अवशोषित कर लेगी। ठीक है,
बच्चा फिर से कितना बचेगा, ये लास्ट एक ही न्यूट्रॉन बचेगा। तो फिर ये न्यूट्रॉन फिर 3 भागों में टूटेगा, तो फिर 2 को अवशोषित कर लेगी, बचेगा क्या, एक। तो फाइनली क्या करती रहेगी, ये जो न्यूट्रॉन की जो कैडमियम की छड़ है ना, ये हर बार एक्स्ट्रा जो न्यूट्रॉन्स होंगे उनको अवशोषित कर लेगी, और जो लास्ट में जो एक या दो न्यूट्रॉन्स बचेंगे उनमें से फिर क्या होता रहेगा, जो है वो लगातार न्यूट्रॉन्स निकलते रहेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, ये प्रोसेस क्या बनी रहेगी, नियंत्रित बनी रहेगी, इस कारण विस्फोट नहीं हो पाएगा। और इससे, इस प्रोसेस से हम क्या बना पाएंगे, इस प्रोसेस से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। क्या प्रोड्यूस कर पाएंगे, एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर है। तो ये आपको प्रोसेस पूरी की पूरी समझ में आ गई है, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रॉन्स कैडमियम की छड़ यूज़ करी जाती है। इसके अलावा इसमें हम भारी जल का यूज़ करते हैं, भारी जल, राइट। कौन सा जल, भारी जल, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे D2O के नाम से जानते हैं आप, किस नाम से, D2O, ठीक है, D2O। इसका भी यूज़ हम करते हैं ताकि न्यूट्रॉन्स अवशोषित होते रहें। इसके अलावा हम इसमें ग्रेफाइट का भी यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट की भी छड़ डालते हैं, ग्रेफाइट की छड़। तो यहाँ पर काफ़ी सारी इसको प्रोसेस को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम की छड़, भारी जल, ग्रेफाइट की छड़, ये सारी चीज़ें इसके अंदर यूज़ करते हैं। बाकी इनका काम क्या होता है, न्यूट्रॉन्स को अवशोषित करने का। अवशोषित करने की प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्लियर है साथियों। आगे आपको समझ में था न्यूक्लियर रिएक्टर। तो उम्मीद है आपने ये लिख लिया होगा। अब आ जाइए ज़रा नाभिकीय संलयन को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ज़रा, हेडिंग डालिए नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, राइट। नाभिकीय संलयन क्या होता है, ज़रा देखिए, लिखिए। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के नाभिक संयोजित होकर, संयोजित होकर एक एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। जिस कारण, जिस कारण अत्यधिक, अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। क्लियर है। इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, तो नाभिकीय संलयन का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो आपको अभी बताया था, हाइड्रोजन बम हो गया। हाइड्रोजन बम में आपका नाभिकीय संलयन का यूज़ होता है। नाभिकीय संलयन जो प्रोसेस होती है, जैसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन भी बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बम के अलावा आपको बताया सूर्य में ऊर्जा का निर्माण, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण, ये भी किससे होता है, ये भी आपका नाभिकीय संलयन की जो प्रोसेस है इसके द्वारा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हैं। कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए आप, लिखना है तो, ठीक है। एक की पॉइंट्स लिख लीजिए जो अक्सर पूछा जाता है नॉर्मली, इसका कोई टॉपिक नहीं है। की पॉइंट क्या है, लिखिए। पहला की पॉइंट लिखिए कि रेडियो कार्बन विधि, रेडियो कार्बन विधि, जिसे अमूमन हम रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के नाम से जानते हैं। किस नाम से, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के नाम से जानते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है आ, कार्बनिक, या बोल सकते हैं आप पुरातत्व वस्तुओं, पुरातत्व वस्तुओं की आयु ज्ञात करने में, ठीक है।
तो पुरातत्व वस्तुओं की आयु ज्ञात करने में हम रेडियो कार्बन विधि का यूज करते हैं। क्लियर है। इसके अलावा नेक्स्ट हम ये डिस्कस कर ही चुके हैं क्या कि सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किससे होता है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है आपका किसके साथ, होता है आपका नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं किस पे, हम बात कर लेते हैं रासायनिक आबंध पर। ठीक है, तो हेडिंग डालिए रासायनिक आबंध। ठीक है, रासायनिक आबंध हेडिंग डालिए और इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए, रासायनिक आबंध के अंदर लिखिए जरा, लिखिए पहला पॉइंट, परमाणुओं के वाहक कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक आबंध, जिसे हम केमिकल बॉन्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड का निर्माण करते हैं। क्लियर है। ठीक है, परमाणु में जो वाहक कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही आपका केमिकल बॉन्ड जो है वो बनाते हैं। राइट, ठीक है। और इस टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। राइट, अब बात करते हैं कि जो रासायनिक आबंध होते हैं, रासायनिक आबंध तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, लिखा आपने रासायनिक आबंध कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। अब जरा देखिए तीन प्रकार होते कौन कौन से, उनको लिख लीजिए जरा। देखिए पहला यहाँ लिखेंगे हम, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। क्लियर है। पहला होता है आपका विद्युत संयोजी, विद्युत संयोजी या आयनिक आबंध, या आयनिक आबंध बोल दीजिए, बंद बोल दीजिए। ठीक है, दूसरा होता है आपका होता है सह संयोजक बंध, सह संयोजक बंध। राइट, तीसरा जो होता है साथियों वो होता है आपका वांडर वाल्स। राइट, कौन सा होता है, वांडर वाल्स। क्लियर, ये तीन प्रकार के आपके जो है वो बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इन बॉन्ड में जैसे कि लिखिए विद्युत संयोजी में लिखिए धनायन, धनायन। और ऐसा करते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ पे नहीं लिखते हैं, इसको हम आगे साइड लिख लेते हैं। ठीक है, आगे साइड लिख लेते हैं। ये तीन चीज़ें आपने लिख ली, ये पहला आबंध, ये दूसरा आबंध और ये तीसरा आबंध। ठीक है, रासायनिक आबंध कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के हैं, विद्युत संयोजी या आयनिक बंध, सह संयोजक बंध और वांडर वाल्स। राइट, आइए आगे की तरफ देखते हैं। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आप डाल लीजिए, सबसे पहले आपका कौन सा था, सबसे पहले था आपका विद्युत संयोजी, विद्युत संयोजी व आयनिक बंध, यही था आपका सबसे पहला। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसी को लिख लीजिए। राइट, इसका पहला पॉइंट देखिए, इसके अंदर देखिए, लिखिए धनायन और ऋणायन के मध्य, मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण के परिणाम स्वरूप
बना बंध, या जिसे हम बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है, या आबंध बोल दीजिए, बॉन्ड आपका क्या कहलाएगा? विद्युत संयोजी व आयनिक बंध कहलाएगा। राइट, इतना आपको समझ में आया? क्या लिखा आपने कि जो धनायन है, क्या धनायन और ऋणायन के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण के परिणाम स्वरूप बना जो बॉन्ड होता है वो आपका विद्युत संयोजी बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए जरा। इसका एग्जाम्पल है Na+ और Cl-। ठीक है, तो देखिए Na+ और Cl-। ठीक है, सोडियम और क्लोराइड जब मिलते हैं तो आपको पता है क्या बनता है? NaCl। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है आपका सॉल्ट, जैसे हम साधारण से बोलचाल में क्या बोलते हैं? नमक। क्लियर है? तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा था? सह संयोजक बंध। बताया था यही, कौन सा था? सेकंड कौन सा था? सह संयोजक बंध। राइट, यही हमारा सेकंड था। अब जरा लिखिए इसके बारे में। ठीक है, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स के अंदर आ जाते हैं, तो इनको हम पूरी तरह डिस्कस करते चल रहे हैं। लिखो, दो समान परमाणुओं या समान विद्युत ऋणात्मकता वाले, समान विद्युत ऋणात्मकता वाले दो असमान वाले दो असमान परमाणुओं के मध्य, असमान परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना बंध सह संयोजक बंध कहलाता है। राइट, ये पॉइंट आपने लिख लिया, कहलाता है। ठीक है, क्या लिखा आपने? दो समान परमाणुओं तथा या दो समान विद्युत ऋणात्मकता वाले जो असमान परमाणु होते हैं उनके मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना बंध सह संयोजक बंध कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट और लास्ट पे आ जाते हैं। हमारा कौन सा था? वाल्स था ना? ठीक है, कौन सा था? वाल्स। तो इसको और लिख लेते हैं। ठीक है, लिखिए वांडर वाल्स। राइट, वांडरवाल्स बल लिखिए। वांडरवाल्स बॉन्ड कैसे बनता है? लिखिए, सबसे इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 डालिए। नंबर 1, अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण के के योग से वांडरवाल्स, योग से नहीं लिखिए, योग को लिख लीजिए, योग को वांडरवाल्स बल कहते हैं। ठीक है, बल भी एक तरह का क्या होता है? बॉन्ड होता है, बल कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा आपने? अणुओं के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण के योग को वांडरवाल्स बल कहते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखिए इसका जरा। लिखिए ये बल दो
विपरीत आवेशित आयनों के मध्य, दो विपरीत आवेशित आयनों के मध्य उत्पन्न होने वाले उत्पन्न होने उत्पन्न होने दो ये बल दो विपरीत आवेशित आयनों के मध्य उत्पन्न होने वाले बोल सकते हैं आप उत्पन्न, ये बल दो आवेशित आयनों के मध्य उत्पन्न होने उत्पन्न होने वाले इसको आप छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, सेकंड पॉइंट इसको हटा दीजिए, तो याद नहीं आ रहा है क्या है। ठीक है, इसको अभी आप रहने दीजिए। नेक्स्ट आगे का पॉइंट लिख लीजिए, इसमें दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमको याद नहीं आ रहा है क्या है यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो और क्या लिख सकते हैं हम वान डेर वाल्स में। वान डेर वाल्स का तो एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जो छिपकली है ना, वो जो उस पर दीवार पे चढ़ती है, तो वो वान डेर वाल्स का ही एग्जाम्पल होता है। जैसे कि आप यहाँ लिख सकते हैं छिपकली का दीवार पर चढ़ना, दीवार पर चढ़ना, ये किसका एग्जाम्पल होता है? वान डेर वाल्स बल का ही एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है, तो ये इसका ही इतना ही लिख लीजिए, ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, एक पॉइंट है वो याद नहीं आ रहा है। क्लियर है, तो ये आपके वान डेर वाल्स का अवल हो गया। ये तीन टाइप्स के आपके बॉन्ड थे, कौन से? विद्युत संयोजी या आयनिक बंध, सह संयोजक बंध और वान डेर वाल्स। ठीक है, तीनों आपने देख लिए। क्लियर, तीनों के आपने डेफिनेशंस लिख लिए। बाकी ये मत सोचिए कि डेफिनेशंस चल रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो क्या बोला, जिसका देखो साइंस बैकग्राउंड, उसको तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि चल क्या रहा है। ठीक है, बाकी जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है उनको इशू आ रहा होगा, नो डाउट, कोई बिल्कुल इशू आएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, चीज़ों को याद कर लीजिए। हमने क्या बोला कि जब कुछ समझ में ना आए तो याद कर लिया करो। ठीक है, याद कर लेंगे आप तो जब आपके सामने एमसीक्यूज आएंगे ना, जब पुराने क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में हमने पढ़ा क्या है, जाना क्या है। ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद है आपने इस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें बताई हैं उसका आपने नोट तैयार कर लिया होगा और नोट प्रॉपर तरीके से आप मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।